प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग भोर का तारा नामक एकांकी को पढ़ते हैं। इसकी रचना जगदीश चंद्र माथुर जी ने की है। तो चलिए देखते हैं कि इस एकांकी के पात्र कौन कौन से हैं। पहला है शेखर, उज्जैन का कवि। दूसरा है माधव, गुप्त साम्राज्य में एक राज्य कर्मचारी और शेखर का मित्र। तीसरी है छाया, शेखर की प्रेमिका, बाद में पत्नी। अर्थात इस एकांकी में 3 मुख्य पात्र हैं। कवि शेखर का गृह, सब वस्तुएं अस्त व्यस्त। बाईं ओर एक तख्त पर एक मेली फटी हुई चादर बिछी है, उस पर एक चौकी भी रखी है और लेखनी इत्यादि भी। इधर उधर भोजपत्र या कागज बिखरे हुए पड़े हैं। एक तीपाई भी है जिस पर कुछ पात्र रखे हुए हैं। पीछे की ओर खिड़की है। बायां दरवाज़ा अंदर जाने के लिए है और दायां बाहर जाने के लिए। दीवारों में कई आले या ताक हैं जिनमें दीपदान या कुछ और वस्तुएं रखी है। शेखर कुछ गुनगुनाते हुए टहलता है या कभी तख्त पर बैठ जाता है। जान पड़ता है यह संलग्न है, तल्लीन मुद्रा। जो कुछ वह कहता है उसे लिखता भी जाता है, अर्थात रंगमंच की इस प्रकार की दशा है। उंगलियां आतुर तुरत पसार, खींचते नीले पट का छोर, टंगा जिसमें जाने किस ओर स्वर्ण कण पूरा करने के प्रयास में तल्लीन है। इतने में बाहर से माधव का प्रवेश। सांसारिक अनुभव और जानकारी उसके चेहरे से प्रकट है। द्वार के पास खड़ा होकर वह थोड़ी देर तक कवि की लीला देखता रहता है। उसके बाद माधव कहता है, शेखर अभी सुना ही नहीं, एक पंक्ति लिखकर स्वर्ण कण प्रिय हो रहा निहार। माधव फिर कहता है, शेखर चौंक कर, कौन? ओह माधव! उठकर माधव की ओर बढ़ता है। माधव कहता है, क्या कर रहे हो शेखर? शेखर ने कहा, यहाँ आओ माधव, यहाँ। उसके कंधों को पकड़कर तख्त पर बिठाता हुआ, यहाँ बैठो। स्वयं खड़ा है। माधव, तुमने भोर का तारा देखा है कभी? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्यों? शेखर ने बड़ी गंभीरता पूर्वक कहा, कैसा अकेला सा एकटक देखता रहता है। जानते हो? नहीं जानते। तख्त के वो दूसरे भाग पर बैठता हुआ, बात यह है कि एक बार रजनी बाला अपने प्रियतम प्रभात से मिलने चली। गहने नीले कपड़े पहनकर जिसमें सोने के तारे टंगे थे। जो ही निकट पहुंची त्यों ही लाज की आंधी आई और बेचारी रजनी को उड़ा ले चली। रुक कर फिर क्या हुआ? माधव ने कुछ उद्योग के बाद प्रभात अकेला रह गया। शेखर ने कहा, नहीं। उसने अपनी उंगलियां पसार कर उसके नीले पट का छोर नीचे खींच लिया। जानते हो, यह भोर का तारा है ना, उसी छोर में टंगा हुआ है। सोने का कण एकटक प्रियतम प्रभात को निहार रहा है। क्यों? माधव ने कहा, बहुत ऊंची कल्पना है, लिख चुके क्या? शेखर ने कहा, अभी तो और लिखूंगा। बैठा ही था कि इतने में तुम आ गए। माधव ने हंसते हुए कहा, और तब तुम्हें ध्यान हुआ कि तुम धरती पर ही बैठे थे, आकाश में नहीं। रुककर मुझे कोस तो नहीं रहे हो शेखर? शेखर ने कहा, क्यों? माधव ने कहा, तुम्हारी परियों और तारों की दुनिया में मैं मनुष्यों की दुनिया लेकर आ गया। शेखर ने सच्चेपन से कहा, कभी कभी तो मुझे तुम में भी कविता दिख पड़ती है। माधव ने कहा, मुझ में? जोर से हंसकर, तुम हठखेलियां करना भी जानते हो? गंभीर होते हुए, शेखर, कविता तो कोमल हृदयों की चीज है। मुझ जैसे कामकाजी राजनीतिज्ञों और सैनिकों के तो छूने भर से मुरझा जाएगी। हम लोगों के लिए तो दुनिया की और ही उलझने बहुत है। शेखर ने कहा, माधव, तुमने कभी यह भी सोचा है कि इन उलझनों से बाहर निकलने का मार्ग हो सकता है? माधव ने कहा, और हम लोग करते ही क्या है? रात दिन मनुष्यों की उलझने सुलझाने का ही तो उद्योग करते रहते हैं। शेखर ने कहा, यही तो नहीं करते। तुम राजनीतिज्ञ और मंत्री लोग बड़ी सादगी के साथ अमीरी, गरीबी, युद्ध और संधि की समस्याओं को हल करने का अभिनय करते हो, परंतु मनुष्य को इन उलझनों से बाहर कभी नहीं लाते। कभी इसका प्रयत्न करते हैं पर तुम उन्हें पागल। माधव ने कहा, कवि, अवहेलना पूर्वक तुम उलझनों से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते, तुम उन्हें भूलने का प्रयास करते हो। तुम सपना देखते हो कि जीवन सौंदर्य है। हम जागते रहते हैं और देखते हैं कि जीवन कर्तव्य है। शेखर ने भावुकता से कहा, मुझे तो सौंदर्य ही कर्तव्य जान पड़ता है। मुझे तो जहाँ सौंदर्य दिख पड़ता है वहाँ कविता दिख पड़ती है।
वहीं जीवन दिखाई पड़ता है। माधव, तुमने सम्राट के भवन के पास राजपथ के किनारे उस अंधी भिखमंगी को कभी देखा है? माधव ने मुस्कुराहट रोकते हुए कहा, हाँ। शेखर ने कहा, मैं उसे सदा भीख देता हूँ। जानते हो क्यों? माधव ने कहा, क्यों? दया सज्जन का भूषण है। शेखर ने कहा, दया? मैं तो उसे इसलिए भीख देता हूँ क्योंकि उसमें एक कविता, एक लय, एक कला झलकती है। उसका गहरा झुर्रियोंदार चेहरा, उसके कांपते हुए हाथ, उसकी आंखों के बेबस गड्ढे, उसकी झुकी हुई कमर। माधव, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो किसी शिल्पी ने उसे इस ढांचे में ढाला हो। माधव, इस भाषण से उसका अच्छा खासा मनोरंजन हो गया जान पड़ता है। खड़े होकर शेखर पर शरारत भरी आंखें गड़ाते हुए, शेखर, टाट में रेशम का पेबंद क्यों लगाते हो? ऐसी कविता तुम्हें किसी देवी की प्रशंसा में करनी चाहिए थी। शेखर ने कहा, किस देवी की? माधव ने अर्थपूर्ण स्वर में कहा, यह तो उसके पुजारी से पूछो। शेखर ने कहा, मैं तो नहीं जानता किसी पुजारी को। माधव ने कहा, अपने को आज तक किसी ने जाना है? शेखर हंस पड़ता है। शेखर कुछ समझकर झेपता सा है। पागल, गंभीर होकर बैठते हुए, शेखर, सच बताओ, तुम छाया को प्यार करते हो? शेखर ने मंद गहरे स्वर में, कितनी बार पूछोगे? माधव ने कहा, बहुत प्यार करते हो? शेखर ने कहा, माधव, जीवन में मेरी दो साधनाएं हैं। तख्त से उठकर खिड़की की ओर बढ़ता हुआ छाया का प्यार और कविता। खिड़की के सहारे दर्शकों की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है। फिर माधव कहता है, और छाया? शेखर ने कहा, हम दोनों नदी के किनारे हैं जो एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं पर मिल नहीं सकते। माधव उठकर शेखर के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, सुनो शेखर, नदी सूख भी तो सकती है। शेखर ने कहा, नहीं माधव, उसके भाई देवदत्त से किसी तरह की आशा करना व्यर्थ है। मेरे लिए तो उसका हृदय सूखा हुआ है। माधव ने कहा, क्यों? शेखर बोला, तुम पूछते हो क्यों? तुम भी तो सम्राट स्कंदगुप्त के दरबारी हो। देवदत्त एक मंत्री है। भला एक मंत्री की बहन का एक मामूली कवि से क्या संबंध है? माधव ने कहा, मामूली कवि? शेखर, तुम अपने को मामूली कवि समझते हो? शेखर ने कहा, और क्या समझू, राजकवि। माधव ने कहा, सुनो शेखर, तुम्हें एक खबर सुनाता हूँ। शेखर ने कहा, खबर? माधव ने कहा, हाँ, मैं कल रात को राजभवन गया था। शेखर ने कहा, इसमें तो कोई नई बात नहीं, तुम्हारा तो काम ही यह है। माधव ने कहा, नहीं, कल एक उत्सव था। स्वयं सम्राट ने कुछ लोगों को बुलाया था। गाने हुए, नाच हुए, दावत हुई। एक युवती ने बहुत सुंदर गीत सुनाया। सम्राट तो उस गीत पर रिझ गए। शेखर ने कहा, आखिर तुम यह सब मुझे क्यों सुना रहे हो माधव? माधव ने कहा, इसलिए कि सम्राट ने उस गीत बनाने वाले का नाम पूछा। पता चला कि उसका नाम था शेखर। शेखर चौंक कर, क्या? माधव ने कहा, अभी और तो सुनो। उस युवती ने सम्राट से कहा कि अगर आपको यह पसंद है तो इसके लिखने वाले कवि को अपने दरबार में बुलाइए। अब कल से वह कवि महाराजाधिराज सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जाएगा। शेखर ने कहा, मैं? माधव ने अभिनय सा करते हुए झुककर कहा, श्रीमान, क्या आप ही का नाम शेखर है? शेखर ने कहा, मैं जाऊंगा सम्राट के दरबार में। माधव, सपना तो नहीं देख रहे हो? माधव ने कहा, सपने तो तुम देखा करते हो, लेकिन अभी मेरा समाचार पूरा कहाँ हुआ है? शेखर ने कहा, हाँ, वह युवती कौन है? माधव ने जवाब दिया, अब यह बताना होगा। तुम भी बुद्धू हो क्या? इसी बूते पर प्रेम करने चले थे? शेखर ने कहा, ओह छाया, तुम कितने अच्छे हो। माधव ने कहा, और सुनो, सम्राट ने देवदत्त को आज्ञा दी है कि वह तक्षशिला जाकर वहां के क्षत्रप वीरभद्र को दबाए। आज देवदत्त के साथ मैं भी जाऊंगा, उनका मंत्री बनकर, समझे? शेखर ने कहा, तो क्या सच ही? छाया ने कहा, सच ही। माधव ने कहा, शेखर, 8 दिन बाद आर्य देवदत्त और मैं तक्षशिला चल देंगे। उसके बाद छाया कहाँ रहेगी? भला बताओ तो। शेखर ने कहा, माधव, इतना भाग्य, इतना विश्वास नहीं होता। माधव ने कहा, ना करो विश्वास, लेकिन भले मानस छाया क्या इस कूड़े में रहेगी? बिखरे हुए कागज, टूटी चटाई, फटे हुए वस्त्र। शेखर, लापरवाही की सीमा होती है। शेखर ने कहा, मैं कोई इन बातों की परवाह करता हूँ? माधव ने कहा, और फिर?
शेखर ने कहा, मैं परवाह करता हूँ फूल की पंखुड़ियों पर जगमगाती हुई ओस की, संध्या में सूर्य की किरणों को अपनी गोद में समेटने वाले बादलों के टुकड़ों, सुबह को आकाश के कोने में टिमटिमाने वाले तारे की। माधव ने कहा, एक चीज रह गई। शेखर ने कहा, क्या? माधव ने कहा, जिसे तुम वृक्षों के नीचे दिन में फैली देखते हो, उठकर दूर खड़ा हो जाता है। फिर शेखर कहता है, वृक्षों के नीचे? माधव ने कहा, जिसे तुम दर्पण में झलकती देखते हो। फिर शेखर ने कहा, दर्पण में? माधव बोला, जिसे तुम अपने हृदय में हमेशा देखते हो। शेखर ने कहा, छाया? माधव ने कहा, छाया। पर्दा गिरता है और यहीं पर इसका पहला भाग समाप्त होता है। इसके अगले भाग को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।